योर प्रॉब्लम्स। पहले देखते हैं एससीबी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, इससे बाहर अब किसी का क्वेश्चन नहीं है ना, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखते जाइए। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये अच्छा लगेगा, अदरवाइज पूरा लेक्चर बोरियत हो जाएगा। जो भी जिनका भी आज फर्स्ट क्लास है, तो एक्चुअली आपने शायद पहले क्लास नहीं किया है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी क्लास को समझने में, फिर भी कोशिश करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 11। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर 3 मीटर, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। So find the scalar product of two vector, the magnitude of their vector product। अब देखिए, आपको दो वेक्टर दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है कितना, ये ऐसा है, ये मान लीजिए 3 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में कितना दिया गया है 60 डिग्री। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ 60। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन 60। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, cos 60 का वैल्यू अपने को पता है, पुट करिए आंसर मिल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों का हो जाएगा, जिसका भी डाउट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये रेगुलर हेक्सागन है। सो रेगुलर हेक्सागन होने के वजह से हमने बताया था कि चाहे कितने भी साइड का पॉलीगन रहने दीजिए, अगर वो रेगुलर फॉर्म में है तो उसका रिजल्टेंट 0 ही होगा। इसी को इस्तेमाल करना है यहां पर, और फाइंड आउट करना है इसका एक्स कंपोनेंट। तो इसको हमने बोल दिया है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर ये एक वेक्टर है इन दिस फॉर्म, ऐसा दिया गया, करेक्ट, और ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो सबका साइड तो बराबर होगा, ये ए ये ए ये ए, करेक्ट। सो इन सब का एक्स कंपोनेंट निकालते जाइए। एक्स कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, ए cos 60। इसका किधर हो जाएगा, ये डायरेक्शन में आ जाएगा इधर की तरफ, कितना हो जाएगा ए, ये भी होता है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ए cos 60 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। बी सी और सी डी वेक्टर का नेट रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में, तो यहीं पर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव एक्स है और इसका डायरेक्शन देखिए निगेटिव एक्स है। इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट कितना हो गया, 0। ये ठीक है ना, ये पॉजिटिव ए cos 60 है और ये हो गया नेगेटिव ए cos 60। तो वेक्टर बी सी प्लस सी डी, इन दोनों का एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी, इन दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो भी 0। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में है और ये किधर है, नेगेटिव एक्स में है, करेक्ट ना। अब आती है बात ई एफ का। देखिए ये वेक्टर है, करेक्ट, और वेक्टर का अगर हम लोग इसको इलोंगेट कर दे आगे की तरफ, ऐसा हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री। और ये बताता हूं कितने चैप्टर हो गए। और ये जो एंगल बना है 60 डिग्री, ये इसके वजह से भी जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, एक किधर आ जाएगा अलाउंग इधर, कितना ए cos 60, और एक इसके वजह से इधर की तरफ आ जाएगा ए cos 60। सो इन दोनों की वजह से भी जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। सो ओवरऑल अगर इन सबको टर्म वाइज लिखा जाए तो आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूं ए बी वेक्टर का। सबको मैं लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए और cos कितना 0 डिग्री, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। उसके बाद मैं लिखता हूं कितना, बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए cos 60 डिग्री, ए cos 60 डिग्री, ठीक है।
अच्छा, ये जो सी डी वेक्टर है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? या तो आप लिखिए माइनस ए कॉस 60 डिग्री, या ये वाला एंगल कंसीडर कर लीजिए 120। ये कितना हो जाएगा? सी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए कॉस 120 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली ये डीई वेक्टर कितना हो जाएगा? डीई वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस 180 डिग्री। ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं साइड में बनाता हूं, यहां पर साइड में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा ई एफ वेक्टर। यह है ई, यह है एफ। सो यहां से यहां तक कितना था? 180, और ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सो पाई प्लस यस 240 के अराउंड। तो ये हो जाएगा ए कॉस 240 डिग्री। एंड देन नेक्स्ट आता है यहां से एफ ए वेक्टर, एफ ए वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 60, ये कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। सो ए कॉस 300 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे आप, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन में, cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस 3 पाई बाई 3, ये सबका जो समेशन 0 दिया गया है, इन सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वही बताता हूं। अभी देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो वेक्टर सम होता है अगर वो रेगुलर फॉर्म में है, चाहे वो क्लॉकवाइज रहे चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रहे, उसका रिजल्टेंट होता है 0। रिजल्टेंट 0 होने का मतलब क्या हो गया? उसका x कंपोनेंट 0 है और y कंपोनेंट भी 0 है। इसका मतलब मैं इन सभी x कंपोनेंट को मैं जोड़ दूं तो इसका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। दैट मीन्स ये a cos 0 प्लस a cos 60 प्लस a cos 120, a cos 120 प्लस इन सबको ऐड कर दीजिए, इक्वल्स टू कर देंगे 0। अब इन सब में से एक कांस्टेंट है, एक को कॉमन निकाल लीजिए। 0 के डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा? cos 0 प्लस cos 60 प्लस cos 120 प्लस 180 प्लस cos 240 प्लस 2 cos प्लस cos 300। इन सबको इक्वल्स टू करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां से हो जाता है ये प्रूफ। बेसिकली इसमें करना क्या था? ये तो प्रूफ करना था अपने को, तो यही है इसका प्रूफ। हो जाएगा क्या? ये जिसका भी डाउट था समझ में आया या फिर नहीं आया? आ गया सर समझ में। हाँ, ओके, डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद। ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, हाँ 13 क्या है? दो वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और आपको फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन देम। ये किसने पूछा है? ये किसका डाउट था? क्वेश्चन नंबर 13। अरे बोलो बोलो, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूं, बस सिर्फ पूछ रहा हूं किसका डाउट है। जा, इसका कोई वारिस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13। एक बार और बताइए सर। कौन सा? ये वाला जो बताया अभी। तो अभी डिलीट करने के बाद बता रहा है सर अभी खोल रहे हैं तो। अभी खोल रहे थे मतलब कौन सा? इससे पहले नहीं समझे थे? ये नहीं सर, अभी नहीं थे, अभी आए हैं क्लास में। अच्छा, साकिब का डाउट था क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही था कि जो आपका हेक्सागन दिया गया था ना, ये एसीडी का क्वेश्चन है। हाँ मेरा सर 12 था सर। अच्छा, तुम्हारा 12 था साकिब का। ओके, तो इसमें यही दिया गया था कि आपको प्रूफ करना था जो भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है, cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3, इन सबको जोड़ करके आपको 0 करना था, करेक्ट। सो यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि वेक्टर का कोई भी अगर वेक्टर हो, अगर वो एक
करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है लाइक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका रिजल्टेंट होता है 0। अब रिजल्टेंट 0 होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी वेक्टर है ना, इन सब का एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक्स कंपोनेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स कंपोनेंट के साथ इसका एंगल चाहिए। तो आप सबका एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। ये 60 डिग्री बना रहा है, ये टोटल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 बना रहा है, ये पॉजिटिव एक्स के साथ 180 बना रहा है, ये पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये देखो 240 बना रहा है, और ये कितना बना रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द 300। ऐसे देखो ये वाला, ये बन जाएगा 300 डिग्री। तो इन सब का जब हम लोग एक्स कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a cos 60, ये आ जाएगा a cos 120, ये आ जाएगा a cos 180, और ये आ जाएगा a cos 240, ये आ जाएगा a cos 300। अब चूंकि हमारा एक्स कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू इक्वेट कर देंगे 0 के साथ, जिसमें a कांस्टेंट होगा, a को कॉमन निकालिए, 0 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा 0। तो आपके पास जो भी स्टेटमेंट है, cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस 3 पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3 प्लस 5 पाई बाई 3, इतना इज इक्वल टू आपका स्टेटमेंट 0 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था उसमें, ठीक है। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिए, और प्लीज नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करिए, बिकॉज ये टाइम वेस्ट हो जाता है बाकी लोगों का। तो छूट गया तो रिकॉर्डिंग प्रेफर करिए, रिकॉर्डिंग में जाकर के देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 किसका डाउट है? देखिए आपको दिया गया है ए वेक्टर और एक दिया गया है बी वेक्टर, हमसे पूछा गया है एंगल। तो एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और ये हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। हमें थीटा ही तो चाहिए। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, तो मोड ऑफ ए वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं कितना? सिमिलरली मेथड वही होगा, अंडर रूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। ऐसे हम लोग करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करिए, और के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वहां से जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम लोग लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यही आ जाएगा यहां से थीटा। ये जिसका भी डाउट था कर लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन, क्लास में भी ये क्वेश्चन कराया गया है। करेक्ट? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास के सबसे आखिरी में यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराया था, याद है? यस सर। तो फिर भी ये डाउट पूछ दिया। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? अब आप ही बताइए। ए, हाँ ये तो हो चुका है। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? ए के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जब ए के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए वेक्टर डॉट कोई ऐसा वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर हो, उसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। सिंपल। मान लीजिए ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना होना चाहिए? 0 के बराबर। जहां पर ए और सी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। ये तो लास्ट क्लास में ही हो गया था। हाँ शिवम बोलिए, सॉरी शिवम सर बोलिए। अच्छा ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 14 के बाद? 16, 17 और 18। 16 क्या है? 3 वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सो दैट कि इनका ये भी हो गया था। है जी, 3 वेक्टर है जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मान लीजिए कि एक आई कैप है और एक जे कैप है और एक के कैप है। सो आपको करना है सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर।
ओके, मेरे में स्पॉटलाइट का ऑप्शन आज नहीं आ रहा है, आई डोंट नो भाई, स्पॉटलाइट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। सो हमें क्या करना है, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ऐसा कुछ है। सो अगर हम लोग देखें कि आई क्रॉस जे क्या होता है, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, के वेक्टर। सो के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 हो जाएगा। इसका मतलब के क्रॉस के कितना होता है, वैसे भी के क्रॉस के 0 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे भी 0 होता है, बिकॉज आई क्रॉस आई के बीच में एंगल हो जाएगा 0, जे क्रॉस जे के बीच में एंगल हो जाएगा 0, के क्रॉस के बीच में एंगल हो जाएगा 0। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें आपको यही दिया गया है कि 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, उनमें से 2 का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, तीसरे के पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होगा तो एंगल 0 हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कितने लोगों को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा 6 7, रिया को भी है, अरे बाप रे, तो क्रॉस कर गया। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड v। तो मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया y एंड x, और एक कोई स्ट्रेट पाथ है कुछ ऐसा जिस पर ये पार्टिकल मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, है ना, ये है हमारा ओरिजिन। किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर ऑब्जेक्ट किसी p पोजीशन पर है। अब p पोजीशन पर होगा तो अब भी इसका वेलोसिटी कितना है, v के बराबर ही होगा, अभी भी इसका वेलोसिटी v है। सो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी द नोन एज OP वेक्टर, है ना। एंड लेट सपोज ये एंगल बना रहा है थीटा, करेक्ट। सो हमसे पूछा गया है कि OP वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, दैट इज OP वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये इंडिपेंडेंट होगा पोजीशन पर। पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अभी मान लो कि किसी t टाइम t पर p पोजीशन पर है, थोड़े देर के बाद ये कहीं इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, है ना, और मान लीजिए कि ये पोजीशन है कुछ q, तो OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर विल बी इक्वल्स टू OQ वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो पोजीशन भी चेंज हो गया, है ना, ये डिस्टेंस बदल गया, ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए अगर ऐसे हम लोग सोचे तो P पोजीशन पर एंगल क्या था, कुछ थीटा था, समथिंग लाइक थीटा, और Q पोजीशन पर कुछ एंगल क्या हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन थीटा, लेट्स से अल्फा, है ना। तो यहां पर थीटा था, यहां पर अल्फा था, डिस्टेंस बढ़ा, आपका एंगल रिड्यूस हो गया, कम हो गया, करेक्ट। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज, अगर मैं इसको लिखूं कि OP क्रॉस V वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ OP V इंटू कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, यही हो गया। अच्छा अब देखिए साइन थीटा को OP के साथ लिख दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, OP साइन थीटा इंटू V, यही होगा ना। अब OP साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये है OP। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये AP जो होगा, AP, ये AP इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं OP साइन थीटा। किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आया क्या
कि एपी इज इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी ओपी साइन थीटा लिख सकते हैं। करेक्ट? ओके अनुष्का, गॉट इट। बाकी लोग क्लियर है क्या ये? यस सर। रिया को क्लियर नहीं है। रिया देखिए, रिया ये होता है ऐसा 90 डिग्री होता है, अगर ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये आपका परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो पी इज इक्वल टू हो जाता है एच साइन थीटा। करेक्ट? तो यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, ओपी के बराबर, तो मैंने लिख दिया ओपी साइन थीटा। ओके, अच्छा अब ये बताइए कि जब ये स्ट्रेट लाइन पर मूव करने वाला है, स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी चेंज होगा? बिकॉज ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, सो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं बात करूं OQ के लिए, अगर मैं बात करूं OQ के लिए, तो OQ क्रॉस V वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, मोड ऑफ OQ into mode of V into sin of alpha. So OQ sin alpha into V, ये लिख सकता हूं। सो वंस अगेन बताइए कि ये है OQ और OQ sin alpha कितना होगा, फिर से इतने के बराबर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर। हाँ या ना, क्लियर है ये? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा कांस्टेंट है ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में, चाहे वो कहीं भी किसी भी पोजीशन पर ले लीजिए। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये इसके पोजीशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, चाहे आप किसी भी पॉइंट पर ले लीजिए, ये हमेशा एक इक्वल वैल्यू देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। सर लेकिन हॉरिजॉन्टली तो इसका पोजीशन बदल रहा है ना, तो साथ में एंगल भी तो बदल रहा है ना। पोजीशन बदलेगा तो ये लेंथ बदलेगा, लेंथ बढ़ते जाएगा लेकिन एंगल कम होते जाएगा, तो अल्टीमेटली जो रेशियो होगा वो तो सेम रह जाएगा। हाँ, जो हमें डिस्टेंस होगा वो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में ही देखना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली यहां से जो फॉर्मूला आता है ना, इसको हम लोग देखिए, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, एक नाम दिया जाता है एंगुलर मोमेंटम। आगे आप लोग पढ़िएगा रोटेशनल मोशन में, इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो इस टर्म को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ओपी क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी परपेंडिकुलर इंटू वी, या ओपी को मैं डायरेक्ट आर वेक्टर मानूं क्या, या पोजीशन वेक्टर, ओपी रहने दो, ओक्यू रहने दो, कुछ भी रहेगा वो क्या रहेगा, आर रहेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं आर क्रॉस वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इंटू वी, है ना। और अगर ओक्यू रहेगा तो भी आर क्रॉस वी इज इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू वी परपेंडिकुलर। मतलब क्या हो गया कि ये जो आर है, ये जो ओपी है आर के बराबर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जो वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करिए और इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, एपी वाला सर मिटा दिए अभी, एपी वाला समझ नहीं आ रहा। हाँ फिर से बता रहा हूँ ना, दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो मेरे पास दो ऑप्शन होगा। अगर ये O है और इसको मैं बोलता हूं कि ये है R वेक्टर, देन ये पोजीशन P है, तो OP क्रॉस V वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। OP वेक्टर को हमने बोल दिया है R वेक्टर, करेक्ट। तो हमारे पास इसका दो ऑप्शन है, या तो इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, एक हो जाएगा इधर के तरफ V परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा अलोंग द
आर वेक्टर दैट इज वी रेडियल। कर सकते हैं ना ऐसा? वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले सकते हैं ना, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में हमने तोड़ दिया, एक एक्सिस जो कि आर के परपेंडिकुलर हो और एक एक्सिस जो रेडियस जो आर वेक्टर है उसके अलोंग हो। ओके आनंद? अरीज, अरीज है क्या? अरीज, एमडी अरीज? नहीं है। हाँ है, अरीज अवेलेबल हो? अरीज समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ यस सर, आ रहा है। सर ओके। तो जो दो कंपोनेंट में तोड़े तो जरूरी है कि एक कंपोनेंट उसका आर वेक्टर से कोइंसाइड जरूर करेगा ही। ऑफ कोर्स, एक परपेंडिकुलर लेंगे तो दूसरा उसके पैरेलल ही जाएगा। सर तो सही है ना? इसका चेंज करने पे भी मतलब एंगल चेंज नहीं हो जाएगा। देखो अरीज, ये अगर थीटा है तो यहाँ पर अगर आप 90 डिग्री ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा होगा ना? यस सर। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो अब देखो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर ये वाला है बी परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। यस सर। करेक्ट ना? और अगर ये लाइन देखो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये 1 सेकंड कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। एंगल में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है ना? सो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले लीजिए, v परपेंडिकुलर और v पैरेलल। करेक्ट? अब हमें अगर r क्रॉस v करना है, r क्रॉस v करना है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? r इंटू v इंटू साइन थीटा, r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल। हाँ या ना? सही है ना? r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर। और ये थीटा कौन सा है? ये वाला है थीटा एंगल। करेक्ट? तो इस v का जो v परपेंडिकुलर आएगा इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos 90 माइनस थीटा, और इसी को तो हम लोग बोल सकते हैं कितना? v साइन थीटा। दैट मीन्स ये जो v साइन थीटा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? v परपेंडिकुलर, आर v परपेंडिकुलर। अब बताइए कि ये जो वेलोसिटी है ये किसी भी पोजीशन पर रहने दीजिए, इसका जो v परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हेलो, उलट गए सब। ये एक मेथड था। दूसरा मेथड ये था आर परपेंडिकुलर लेने के लिए। सो आर परपेंडिकुलर के लिए मैं बता दूं, अगर ये टफ लग रहा है तो ये दूसरा वाला मेथड आसान लगेगा शायद। ये देखिए, ये अगर v वेक्टर है, ये है r वेक्टर, तो r परपेंडिकुलर किसको बोलेंगे? इसको, ये वाला, ये हो जाएगा r परपेंडिकुलर। अब ये वेलोसिटी कितना भी दूर जाने दो, किसी भी पोजीशन पर रहने दो, ये पोजीशन रहने दो, ये पोजीशन रहने दो, ये पोजीशन रहने दो, यहां पर रहने दो, इन सभी पोजीशन पर जो r परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा क्या होगा? ये सेम हो जाएगा, ये हमेशा सेम हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर, है ना? इसका मतलब जो आर क्रॉस वी हो जाएगा ये हमेशा हम लोग लिख सकते हैं क्या? आर परपेंडिकुलर इंटू वी। अब चूंकि ये वी चेंज नहीं हो रहा है, आर परपेंडिकुलर चेंज नहीं होगा किसी भी पोजीशन के लिए, तो इसका आर क्रॉस वी भी चेंज नहीं होगा किसी भी पोजीशन के लिए। नहीं आया? इतना खामोशी क्यों है भाई? एक एग्जांपल करें? सर, हाँ बोलिए। सर ये ओपी वेक्टर तो दूसरा एंगल बनाया, मतलब डिफरेंट एंगल बनाया, और ओक्यू डिफरेंट एंगल बनाया, तो ये कैसे कह सकते हैं ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इक्वल्स टू ओक्यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर? समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ओके, गॉट इट। देखो, हमने दो पोजीशन सेलेक्ट किया, दिस इज पोजीशन P एंड दिस इज पोजीशन Q।
अब इतना तो कंफर्म है ना कि ये एक ही पैरेलल लाइन होगा, है ना। इस पर ये 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया है P और Q। इसका मतलब ये हो जाएगा OQ और ये हो जाएगा OP। अगर ये एंगल है थीटा और ये एंगल है अल्फा, अब बताइए कि ये P से लेकर के A तक और Q से लेकर के B तक, ये B तक, AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R sin theta। R sin थीटा, वेरी गुड। और QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये OQ sin है, थीटा। हाँ ठीक है, OQ लिख देते हैं। OQ साइन साइन थीटा नहीं होगा, अल्फा होगा। सर वही। हाँ, तो AP इज इक्वल टू R साइन थीटा और QB इज इक्वल टू OQ साइन अल्फा। अच्छा, अब बताइए क्या AP के बराबर QB होगा? AP बराबर QB होगा? क्यों? हाँ सर, क्योंकि Yes, sir. ये एक क्योंकि सर परपेंडिकुलर है और हाँ, दो constant पैरेलल है। लाइन के बीच का डिस्टेंस है। Yes, sir। हाँ दैट मीन्स R साइन थीटा इज इक्वल टू OQ साइन अल्फा हो जाएगा, Yes, sir। होगा ना। अब बताइए, अब अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दोनों के बीच में, दैट इज OP क्रॉस V वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? OP का वैल्यू कितना है? R, V हो गया V और ये हो गया साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, और OQ क्रॉस V वेक्टर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा OQ इंटू V साइन अल्फा। इसमें किसी को डाउट है इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में? नो अल्फा सर, क्या? इसमें डाउट नहीं है। हाँ चलिए, ये क्लियर है। अब बताइए R साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? R साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? AP, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको क्या? AP इंटू V, Yes, sir। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? OQ साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? QB इंटू QB। V, Yes, ये sir। लिख सकते हैं ना। Yes, sir। अब बताइए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, क्या ये दोनों बराबर है? Yes, sir। V दोनों में कॉमन है, हम्म। हाँ, AP सर। बराबर QB होगा, आ Yes, sir। गया सर अब। हो गया ना। चलिए अब इस Yes। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सबको क्लियर है क्या? अध्याय अध्याय क्लियर, यस सर। समझ में आया ये? यस सर, आ गया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा था? ये था 17, 18 है। द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, देखिए ये आपको एक 12th में मिलेगा मैग्नेटिज्म में, जहां पर F वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू E वेक्टर प्लस Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर, B क्रॉस V, हाँ ठीक है। यहां पर Q क्या है? ये चार्ज है ना। Q इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं चार्ज, और चार्ज क्या होता है? कांस्टेंट, स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर और डॉट से कोई मतलब नहीं। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर E वेक्टर एक्स एक्सिस पर हो, मतलब E वेक्टर का डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और B वेक्टर का डायरेक्शन है वाई एक्सिस, करेक्ट। सो हम लोगों से पूछा गया है कि बताइए जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हो कि ये नेट फोर्स 0 हो जाए। बात आई समझ में? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना है सो दैट कि ये F वेक्टर 0 हो जाए। अब ये सिंपल स्टेट में समझते हैं कि F वेक्टर 0 कब होगा? जब QE के बराबर ये माइनस साइन के साथ आ जाए, तभी होगा ना। F इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि QE वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाए? माइनस ऑफ Q V क्रॉस B वेक्टर आ जाए, है ना। Yes, sir। ये होगा तभी जाकर के ये F वेक्टर 0 हो जाएगा। अच्छा,
क्यू तो दोनों साइड में क्या है, चार्ज, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब ई वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए, माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स। ई वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स। तो बताइए वी क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नेगेटिव एक्स की तरफ। नेगेटिव आई कैप आ जाए तभी ना। यस सर। Yes, sir. अब बताइए इसमें से वी वेक्टर है जे कैप की तरफ, वी वेक्टर है जे कैप की तरफ। तब ये देखिए ये हमारे पास खाली स्थान है, ये क्रॉस और ये है जे कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई कैप। यहां पर क्या भरे, क्वेश्चन यही है सर के कैप। आप लोग बताइए। कंफ्यूजन हो तो ट्रायंगल बनाइए, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, लेकिन के क्रॉस जे माइनस आई होता है। इसका मतलब यहां पर के कैप अगर हम लोग भर देते हैं तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आई। माइनस। इसका मतलब यहां पर के की जगह क्या था, वेलोसिटी है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, के कैप की तरफ, है ना। यस सर। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, माइनस आई की तरफ। माइनस। तभी जाकर के ये फोर्स जीरो हो सकता है, अदरवाइज ये फोर्स जीरो नहीं होगा। मान लीजिए कि ये माइनस के की तरफ हो जाता है, ये वेलोसिटी माइनस के की तरफ हो जाता है, तो यहां से भी जो रिजल्टेंट आता है वो किधर आ जाता, प्लस आई की तरफ, है ना। तो एक फोर्स तो पहले से ही प्लस आई की तरफ लग रहा है और एक और फोर्स प्लस आई की तरफ लगने लगेगा, तो क्या रिजल्टेंट कभी जीरो होगा। दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगने लगे तो क्या इसका रिजल्टेंट कभी जीरो होगा। नो सर, ऐड हो जाएगा। No, sir. ऐड हो जाएगा। अगर दो फोर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगने लगे तो क्या ये रिजल्टेंट जीरो होगा, नो सर। नहीं होगा। दो फोर्स जीरो तभी होंगे जब दोनों आपस में एंटी पैरेलल। तो हमें ये एंटी पैरेलल फाइंड आउट करना है, फॉर दैट वी नीड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये आ जाएगा के कैप। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, यस सर। क्लियर है। हाँ, मीनू, sir. मीनू है क्या यहाँ पे, ओके। निधि रिपीट करता हूं फिर से, देखिए हमें ये दिया गया स्टेटमेंट, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर, करेक्ट। सो हमें फोर्स को करना है जीरो, ये टर्म को करना है जीरो। अगर ये टर्म को हम लोग जीरो कर देंगे तो ये क्यू ई किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ क्यू वी क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। सो चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे से, बच गया क्या, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी वेक्टर, है ना। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वी क्रॉस बी वेक्टर आना चाहिए, है ना। सही है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वी क्रॉस बी वेक्टर आना चाहिए। अब बताइए ई वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है पॉजिटिव आई कैप, इसका मतलब वी क्रॉस बी किधर आना चाहिए, नेगेटिव आई कैप। निधि क्लियर है ये, बी क्रॉस सी हो सकता है सर। बी क्रॉस सी। सी कौन सा है, सी कहां से आ गया, इसमें तो तीन ही टर्म आ गया ना, ई वी एंड बी। निधि क्लियर है क्या ये, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव आई कैप होगा तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव आई कैप होना पड़ेगा। स्पीड भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसी चीज को इक्वेट किया, अगर v क्रॉस b इज इक्वल टू उसका डायरेक्शन माइनस आई कैप होना चाहिए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आना पड़ेगा, k कैप की तरफ। तभी जाकर के k क्रॉस j क्यों, क्योंकि b वेक्टर का डायरेक्शन है y डायरेक्शन, y की तरफ, तो k क्रॉस j माइनस आई कैप होता है, इसलिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, k कैप के तरफ। अच्छा, अब हम लोगों से पूछा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ये जीरो हो जाए। मिनिमम वेलोसिटी कब होगा,
ये जो ई है, ये ई, ये वी बी के बराबर हो जाए तभी होगा ना। मिनिमम वेलोसिटी कब होगा? जब ई वी बी के बराबर हो जाए। बोलो यस सर नो। कौन सा? ये वाला। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री ना। दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी। तो क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ई इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? वी बी। तो v इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? ई बराबर ई बाई बी के बराबर होगा ना। ये इतना स्पीड होगा तभी जाकर के ये इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। किसी को डाउट है? निधि क्लियर हुआ क्या? ये सर लास्ट वाला। ये वाला यस सर। देखिए Q डॉट E ये कितना हो गया? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये कितना हो जाएगा? क्यू ई के बराबर है ना। और ये नेगेटिव एक्सिस के तरफ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? क्यू वी बी किधर? माइनस आई कैप। और क्यू ई ये कितना हो गया? पॉजिटिव आई कैप। ये 0 कब हो जाएगा? जब ये बराबर ये हो जाएगा। यही होगा ना। ये दोनों के आई कैप के जो कोफिशिएंट है, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो ये फोर्स 0 हो जाएगा। यस सर। तो इसी को तो मैंने इक्वेट किया है, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया। यस सर। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब क्या सर आप लिखे v इज इक्वल टू ई बाई बी, मतलब तो इसका मिनिमम वैल्यू ना पूछा था। इन व्हाट डायरेक्शन एंड विथ व्हाट मिनिमम स्पीड v शुड बी पॉजिटिवली चार्ज सेंड टू द नेट फोर्स ऑन इट 0। हाँ, तो मिनिमम वेलोसिटी तो फाइंड आउट कर रहे हैं ना सर। तो इसका मिनिमम वेलोसिटी ई बाई बी होगा। ई बाई बी होगा। क्यों? कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर देखो नहीं झगड़ो समझ हमसे, में आया। झगड़ो हमसे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। चलिए ठीक है, फिर से बताता हूँ। ये तो कंफर्म हो गया ना कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो k के तरफ हो जाएगा। यस सर। बस ये नहीं समझा कि v इज इक्वल टू ई बाई बी है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे? अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी होगा। यस सर। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, यस। ये कैंसिल आउट हो गया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ई बाई बी, ये आ गया। लेकिन हाँ? क्यू इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी होगा ना। क्यू भी क्रॉस बी होता, लेकिन दोनों के वेलोसिटी और बी के बीच में एंगल कितना हो गया? बी वेक्टर किधर? 90 वाई एक्सिस के तरफ। वेलोसिटी वेक्टर किधर? के के तरफ। दोनों के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। और कॉस 90 साइन 90 कितना? यस सर, समझ गए। हम इसको ऐसे ही लिखते ना, क्यू वी बी को कैसे लिखते? क्यू वी क्रॉस बी और साइन 90 डिग्री। सही है ना। तो साइन 90 इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? क्यू वी बी दैट इज इक्वल टू क्यू ई। अब इनका कहना है कि ये मिनिमम ही क्यों होगा, मैक्सिमम क्यों नहीं होगा? तो मैक्सिमम तो आप कुछ भी ले सकते हो ना, वेलोसिटी का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप v इज इक्वल टू ई बाई बी से ज्यादा लिया या कम लिया, इससे ज्यादा या कम लिया, तो या तो नेगेटिव एक्स की तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा या पॉजिटिव एक्स की तरफ फोर्स ज्यादा हो जाएगा। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ ज्यादा हो गया, अगर आप वेलोसिटी ई बाई बी से कम लेते हैं, अगर वेलोसिटी ई बाई बी से आप कम लेते हैं तो क्यू ई ये ज्यादा हो जाएगा।
और अगर ज्यादा लेते हैं तो क्यू ई से ये टर्म ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी जिसके लिए ये फोर्स 0 हो जाए वो ई बाई बी ही होगा। ठीक है सर। प्रूफ करके भी देखिए। क्लियर है क्या ये पॉइंट? यस सर। चलिए 19 भी है क्या किसी का? नहीं है। सो एसी वर्मा खत्म, वेक्टर का ये खत्म हो गया है। अब देखिए वेक्टर में हम लोगों का ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, बस सिर्फ एक लेमिस थ्योरम रह गया है। लेमिस थ्योरम पढ़ा करके ये खत्म ही हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा रह गया? 74, 84, 80, आ गया 74। A vector F1 is along the positive x-axis if its vector product with another vector F2 is 0, then F2 could be। अब आप ही बताइए कि एक वेक्टर जिसका आई कैप डायरेक्शन है, तो दूसरा वेक्टर अगर उसको 0 करना है तो उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? आई क्रॉस आई 0 होता है ना भाई, सिंपल। किसका डाउट था? ये हो गया तन्या, गुड। 84 टू वेक्टर, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, विल पैरेलल इफ। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन कराया था, आप लोग शायद रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देखते हो। b+2 के कैप, एक ये वेक्टर दिया गया है और एक बी वेक्टर दिया गया है, कौन सा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था कि अगर इसको पैरेलल होना है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0। सही है ना? अगर 0 होगा इसका मतलब साइन 0 ही 0 होता है, तो यहां से इसका मतलब क्या हो गया कि ए क्रॉस बी वेक्टर कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो कर लीजिए यहां से आई कैप जे कैप माइनस साइन के साथ और के कैप, कोफिशिएंट डाल दीजिए 2b और 2, और ये कितना हो जाएगा? 1 1 1। इतना इज इक्वल टू 0, है ना? क्लियरली दिख भी तो रहा है कि B2 होगा, क्योंकि 2 हम लोग फिर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 1 1 1 सब कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको सॉल्व भी करिएगा तो भी यहां से b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्या? किसका डाउट था ये? जिसका भी डाउट है, क्या ये हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। गुड। ये हो गया 84 हो गया, 74 हो गया, 80। 80 में क्या बोलता है? लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू इतना अनदर वेक्टर बी विच इज नॉर्मल टू ए वेक्टर इज। तो दूसरा वेक्टर जो इसके साथ नॉर्मल है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, उससे आप डायरेक्ट क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ना। ए वेक्टर आपको दिया गया है ना? हमें बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो बी वेक्टर के लिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। या वैसे भी एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जो भी आपका वेक्टर दिया गया है ना, इसके वाई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट को इंटर एक्सचेंज कर दीजिए, है ना? और आई कैप में या वाई कैप में किसी में भी एक माइनस साइन लगा दीजिए। बात आई समझ में क्या? अगर ये दिया गया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ऐसा कुछ दिया गया है, तो बी वेक्टर जो इसके नॉर्मल होगा वो कितना हो जाएगा? बी आई कैप प्लस ए जे कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये ए बी हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? ए बी। दोनों प्लस साइन के साथ आएगा, तो किसी में एक को माइनस कर दीजिए, या तो इसको माइनस कर दीजिए या इसको माइनस कर दीजिए, दोनों में से जो समझ में आए उसको। तो बी वेक्टर क्या हो सकता है? ये हो जाएगा या तो माइनस ऑफ बी आई कैप प्लस ए जे कैप, या बी आई कैप माइनस ए जे कैप। तो मैंने क्या किया है, आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को इंटर एक्सचेंज कर दिया और किसी एक के पास माइनस साइन लगा दिया, ये दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऑप्शन से उसका डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर लीजिए, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। ये था 80 नंबर। 88 ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ इतना वेक्टर,
देन एंगल भी। अरे क्या यार, मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में ना, मोड ऑफ ए बी बराबर, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। थीटा कितना? 45 डिग्री हो जाएगा क्या ये? और कौन सा है? 88 हो गया। 92 द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बताइए था। अच्छा देखिए, ये चीज मैं अभी बता देता हूं। जो पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम, ये मैं आज वैसे भी क्रॉस प्रोडक्ट में बताने वाला था। पैरेललोग्राम कुछ आपका इस तरह का होता है। अगर मान लीजिए कि ये इसका नाम हो गया ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू है ए वेक्टर और ए डी इज इक्वल टू है बी वेक्टर, है ना। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। हाँ निखिल बोलिए। निखिल कोई डाउट है क्या? नहीं। हाँ जी, कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा आपने हाथ खड़ा किया था। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो डायरेक्शन किधर आ जाएगा? आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर? ओके, ये हो गया पहला। अब मान लीजिए कि ये आपका है डायगोनल वेक्टर, दिस इज D1 वेक्टर एंड दिस इज D2 वेक्टर। सो एक और फॉर्मूला है, दैट विल बी द इक्वल टू 1/2 D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। हो गया? तो ये दोनों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। अच्छा, अगर इसमें से हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जैसे ये हमारे पास ट्रायंगल बच गया सिर्फ इतना वाला, तो ये कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। तो ये अब 92 हो जाना चाहिए आई थिंक। आपको सिर्फ क्या करना है, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 कर देना। नेक्स्ट कौन सा है? 92 हो गया। 93, 94, 95, 96 कंटिन्यूअस। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इतना एंड इतना? सो क्वेश्चन नंबर 92 में आपको क्या करना है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। वहां से जो भी वेक्टर आ जाएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। हो जाएगा क्या ये? 93 ओके। 94 द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उस साइड आर इतना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यही है, ये मैंने बता दिया, ए क्रॉस बी वेक्टर। हाजी बोलिए बोलिए। यहां से जो भी आएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ये एक बी सी वेक्टर होगा ना, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, वो आ जाएगा यूनिट में। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये पता है, √(a² + b² + c²। अच्छा 95 है क्या? नहीं है। 96 द पोजीशन पार्टिकल इतना। अच्छा देखिए, ये एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, इससे पहले जितना भी बताया था ना वो वाला क्वेश्चन, OP वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वही तो है एंगुलर वेक्टर। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आ जाता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। यस रोहित, आई नो इट इज योर फर्स्ट क्लास, तो ये आपका क्वाइट बोरिंग क्लास हो जाएगा एकदम से, पर सही समय पे एंट्री किया हो, क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट कर दूंगा, है ना। मोशन के फर्स्ट लेक्चर से आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स और ये वेक्टर ही पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ जो भी पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा है। वेक्टर खत्म है? वेक्टर हाँ ये ऑलमोस्ट, हाँ जी हाँ जी।
वेक्टर खत्म है, हाँ आज ही हाँ खत्म हो गया। ठीक है सर। हाँ हाँ। तो ये हो गया 94 96। 96 कौन सा है? द पोजीशन वेक्टर, ये हो गया। आप आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर दिया गया है, मोमेंटम वेक्टर दिया गया है, दोनों का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर प्रोडक्ट। और कौन सा है 96 के बाद 100। A particle of mass m moving with the speed of इतना in the xy plane along the y is equal to इतना. The magnitude of angular momentum of particle, अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें देखिए आपको क्या निकालना है, इसका भी एंगुलर। अच्छा, ये टर्म में अगर मैं बोलूं कि एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा? पढ़ चुके हो 9th में। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एम इंटू वी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या? एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वह वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। यस, एम इंटू वी वेक्टर। मास स्केलर है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? आर वेक्टर, पहले एम लिख देता हूं, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो ये भी एक फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम का। तो इस क्वेश्चन में 100 नंबर में आपको दिया गया है मास, आपको दिया गया है आर, आपको दिया गया है वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है उसका आपको डायरेक्शन ना दे करके आपको क्या दे दिया गया? इट इज मूविंग अलोंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। मतलब x प्लस 4 कितना हो जाएगा? यही हो गया। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये लाइन तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना, ये तो मैथ्स का इक्वेशन है ये। सो किसी भी टाइम टी पर अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन पर होगा, है ना, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 0 पर, ये कहां हो जाएगा? 4 पर होगा। x इज इक्वल टू 1 पर कहां होगा? 4 प्लस 1 5 के अलॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो ना, दोनों का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 10 100। ए पार्टिकल ऑफ मास इतना मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इतना इन द एक्स ओ वाई प्लेन along the line इतना, the magnitude of angular momentum of particle about origin is, about origin फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या बताया था कि इसका r परपेंडिकुलर ले लीजिए, सिंपल वन तरीका यही है। r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? ये देखो, ये है 90 डिग्री। वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है? इधर की तरफ, है ना। किसी भी पॉइंट पर ये इसी पॉइंट पर होगा। तो ये वेलोसिटी और ओरिजिन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा ना, आर परपेंडिकुलर। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी। ये एचसी वर्मा का वो वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने किया था, जहां पर ये क्या हो जाता था, वेलोसिटी कैसे मूव कर रहा था, इस तरह से। तो हम लोग क्या ले रहे थे? ये पॉइंट था ओरिजिन, इस वेलोसिटी को एक्सटेंड करिए। तो हमेशा हम लोगों ने क्या लिया था? यही तो लिया था, आर परपेंडिकुलर। चाहे किसी भी पोजीशन पर हो, आर परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा? दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर भी हम लोग यही करेंगे। जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितने के बराबर होगा, हमें ये फाइंड आउट कर लेना। अगर ये आर अपने को पता चल गया तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी के बराबर। हालांकि ये क्वेश्चन अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये रोटेशनल में आपको पूरा डिटेल में यही क्वेश्चन करने को मिलेगा। रोहित, मैं बताता हूं, ये आप करने की कोशिश करोगे क्या? रिपीट, मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये y इज इक्वल टू है x प्लस 4, y इज इक्वल टू है x प्लस 4। अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूं। नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफरेंट कैसे हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होगा ना।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेलोसिटी वेक्टर के साथ हमेशा सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर को तो आप इलोंगेट या बढ़ा या घटा सकते हो ना, आप उसको एक्सटेंड कर दीजिए। मैं बता रहा हूं, अलग से बता रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास ये है एक्स वाई प्लेन, है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करोगे? जब x का वैल्यू 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 के बराबर। तो ये हम लोगों ने y इज इक्वल टू 4 ले लिया, 4x इज इक्वल टू 0। तो मतलब लाइन जो है वो तो स्ट्रेट लाइन होगा और ये कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पास करेगा। अगर y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये x एक्सिस को कहां पर पास करेगा? y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4, और x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा +4। ये बात आई समझ में? अब जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है सर ऊपर से एक बार, ऊपर से एक बार सर, एक्स वाई, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो 4x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 के बराबर, और 4y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 के बराबर। अब चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू x प्लस 4, देखिए लीनियर इक्वेशन है, y और x दोनों का पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा, दोनों का एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कितना हो रहा है? y एक्सिस के साथ ये इंटरसेप्ट कहां करेगा? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 पर, क्या यार, है ना, y इज इक्वल टू 4 पर, और ये x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कहां करेगा? x इज इक्वल टू -4 पर। कब? जब y इज इक्वल टू 0 हो रहा है तब। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वेलोसिटी का वेक्टर है, जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर है? इट इज मूविंग अलोंग y इज इक्वल टू x प्लस 4। तब या तो ये ऊपर जा रहा होगा या तो ऐसे जा रहा होगा, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगा। यस सर नो? यहां तक ये पॉइंट क्लियर है? ओके। हाँ सर। अब इसके बाद हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O। सो एंगुलर मोमेंटम के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया वो क्या था? मास इंटू r परपेंडिकुलर इंटू वेलोसिटी। अब आप बोल रहे हो कि ये बार बार इसका r परपेंडिकुलर तो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर तो आप यहां से ही ड्रॉ करिए या इसको पूरा एक्सटेंड करिए, बात देखिए, है ना। अच्छा देखो, अगर मैं बोलता हूं कि इस पोजीशन पर है तो ये वेलोसिटी वेक्टर इधर होता है ना, ये कुछ ना कुछ एंगल होता है, ठीक है। तो r क्रॉस v क्या हो जाता है? r इंटू v इंटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? इतने के बराबर, यही तो होगा ना। अगर ये r है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। यस सर नो? बोलिए। यस सर। r साइन थीटा तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, इस पॉइंट के बीच में और इसके लेंथ के बीच में। यस सर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैसे भी करके। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कितना? 4, और ये भी डिस्टेंस है कितना? 4। सर वहाँ पर -4 है। हाँ -4 है, लेकिन -x। डिस्टेंस तो हम लोग ले सकते हैं ना 4। यहां से यहां तक का लेंथ 4 है, यहां से यहां तक का लेंथ 4 है। इसका मतलब ये क्या हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब जब हम लोग परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज को 2 पार्ट में तोड़ देगा। यस सर। हाँ या ना? होगा ना? ये तो सिंपल ज्योमेट्री है, 9th में पढ़े होगे। तो जब 2 पार्ट में तोड़ देगा तो ये जो इसका बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 4√2 के बराबर टोटल लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक का। यस सर। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा? 2√2, और ये कितना हो जाएगा? 2√2। ये 4 है, ये 2√2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर अंडर रूट। हेलो जी, ये लेंथ निकाल सकते हो ना? अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 2√2 होगा।
यस सर। तो हमारे पास ये आर परपेंडिकुलर आ गया, वेलोसिटी दिया गया है, मास दिया गया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें, ये वाले क्वेश्चन में? हालांकि ये क्वेश्चन अभी आपके लिए सही नहीं था, पर फिर भी क्यों दे दिया पता नहीं, क्योंकि अभी तक वेक्टर का क्वेश्चन मिल नहीं रहा होगा, क्लियर है कॉन्सेप्ट। और तो उठा के छाप दिया इधर। चलिए, सो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, निधि को समझ में नहीं आया, ओके ठीक है निधि, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, है ना? या एक बार में अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार आप रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए, एक बार घर पे ट्राई करिए। ये अच्छा, आपको क्या समझ में नहीं आया, आप एक बार अनम्यूट करके बताइए मुझे, तो अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा। सर ग्राफ तक तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद आपके जो भी किए समझ नहीं आया। ग्राफ तो समझ में आया, ये फॉर्मूला क्लियर है क्या? आर परपेंडिकुलर इंटू बी। यस सर क्लियर है, इसका क्लियर ही नहीं दिए गए। निधि आप बताइए, अरे जिसको डाउट है उसको तो पूछने दो। निधि आप बताइए। यस सर। एम इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू वी होता है, ये ठीक है? यस सर। अब ये आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, किसके बीच में? वेलोसिटी के बीच में। वेलोसिटी से जिस पॉइंट के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है, वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना। यस सर। ऐसे ही मत यस बोलो, अगर समझ में आए तो ही बोलो, नहीं तो पूछो। बताइए दीजिए सर एक बार और, समझ में नहीं आया है। देखिए, ये आर परपेंडिकुलर जो होता है, आर परपेंडिकुलर, ये कहां से टर्म आया था? आर क्रॉस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर वी साइन थीटा। अब ये आर और साइन थीटा को हमने मिला दिया एक साथ में, आर साइन थीटा इंटू वी। आर साइन थीटा को हम लोगों ने क्या बोल दिया? आर परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आई? यस। आर साइन थीटा को हम लोगों ने बोल दिया आर परपेंडिकुलर। कैसे बोल दिया? देखो, अगर ये ओरिजिन है, ये आर है, तो आर का दो कंपोनेंट आएगा ना, अगर ये थीटा है तो एक आ जाएगा आर साइन थीटा और एक आ जाएगा आर कॉस थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा है, ये क्या है? परपेंडिकुलर ही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना आर साइन थीटा। यस सर। तो वहां से हम लोगों ने आर साइन थीटा को हम लोगों ने लिख दिया है आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर टू हुम? किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी वेक्टर के। वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है? ये लाइन है, इसी के अलग तो वेलोसिटी हो रहा है ना। ये क्लियर है क्या? ये जो गाड़ी है, जो पार्टिकल है, वो मूव किधर कर रहा है? इस लाइन पर मूव कर रहा है। उस लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया? y इक्वल टू एक्स प्लस 4। यस सर। नहीं समझ में आया? ये क्लियर है सर, इसको आ गया सर। ऑफलाइन इसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी। निधि ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो ये लाइन का इक्वेशन आपको आ गया। ये लाइन का आप y और x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो हम लोगों ने 9th में, बचपन में पढ़ा था, नर्सरी में। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसका मतलब ये x और y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट आ गया, आया ना? यस सर। तो अगर आपका इंटरसेप्ट आ गया, इसका मतलब ये आप राइट एंगल ट्रायंगल आप देख सकते हो। ये -4 है, ये +4 है, मतलब ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर, और ये लेंथ भी कितना हो जाएगा? 4 मीटर। ये हो जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहां से यहां तक, तो ये इस हाइपोटेन्यूज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय कॉन्ग्रुएंसी। यस सर, समझ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया ओवरऑल आज का डिस्कशन। हम लोग का टाइम भी हो चुका है। तो आप लोगों का वेक्टर ये खत्म हो चुका है ना? बस आप मुझे 2 मिनट दीजिए। वेक्टर में एक चीज रह गया, लेमिस थ्योरम, वो आप कर सकते हो। देखिए, लेमिस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपका 3 फोर्स है ना, और ये मान लीजिए कि ये फोर्स हो गया F1, F2 और ये हो गया F3।
और तीनों आपस में कोई एंगल बना रहे हैं, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा, ऐसा कुछ एंगल बना रहा है। तो ये फोर्स के बीच में एक इक्वेशन बन जाएगा F1 डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला जो एंगल है साइन गामा, F2 डिवाइडेड बाई इसके सामने वाला जो ये एंगल है साइन अल्फा, और F3 डिवाइडेड बाई साइन बीटा। ये बराबर होगा किसी भी एक कांस्टेंट k के बराबर, या बोल सकते हो कि ये तीनों आपस में बराबर हो। यही एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक दो एग्जांपल करा करके इसको खत्म कर देंगे। तो वेक्टर लगभग खत्म हो चुका है, 1-2 मिनट का काम रह चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, मोशन का लेक्चर 1। लेमन थ्योरम एक बार कल समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। इसमें क्या है, इसमें समझाने में कुछ है भी नहीं। देखो 3 फोर्स है, तीनों फोर्स आपस में बैलेंस तभी करेंगे, मतलब इनका नेट रिजल्टेंट 0 तब होगा जब ये सेटिस्फाई हो जाए। F1 बाई साइन गामा, F2 बाई साइन अल्फा, F3 बाई साइन बीटा। साइन गामा, हाँ सारे गामा नहीं, अल्फा बीटा गामा। हाँ यस सर वही कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक बार लेमिस थ्योरम फिर से बता दूंगा। वेक्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 1 पूरा कंप्लीट करना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव 1 पूरा कंप्लीट। हाँ जी, ओके बाय बाय। ओके बाय, थैंक यू सर। वेलकम, Thank you, sir. Bye, sir. बाय Have a बाय, good day, sir. यू टू।